जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम लाइव, काइंडली ज्वाइन मी इन दिस लेक्चर। मैं 2-3 मिनट पहले आज आ गया हूँ ताकि जो हमारा टाइम ज़ाया होता है स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग है के अंदर वो ज़ाया ना हो। और काइंडली आप लोग अटेंडेंस लगाएं। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो विद इन 5 मिनट्स अपनी अटेंडेंस करें। उसके बाद फिर मैं यहाँ से आपको मैसेज कर दूँगा कि अब अटेंडेंस फर्दर आगे नहीं होगी, ठीक है। और ये अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है हमें ये अटेंडेंस अपलोड करनी पड़े। सो काइंडली पंचुअल रहें आप लोग सारे, और ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और होप सो आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो आ रही होगी। आप लोगों के तकरीबन कोई आज मैंने लेक्चर सारे अपलोड कर दिए हैं CTS के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। और साथ में आपको साथ में नोट्स भी मिल जाएंगे उसके, जो मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं। 35 लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों के हो चुके हैं आज की डेट तक, आज से पहले तक। और इंशाल्लाह 13 और लेक्चर्स हमारे पास हैं 48 पूरे होने में। और विद दिस स्पीड जिससे हम लोग चल रहे हैं इंशाल्लाह इस वीक में 3 लेक्चर्स और हैं, और फिर नेक्स्ट 2 वीक्स में हमारे पास, नेक्स्ट 3 वीक्स में इंशाल्लाह आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 48 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज का वीक और उसके बाद नेक्स्ट 3 वीक्स मिला के तकरीबन 5 मई से पहले पहले आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए। जहाँ तक बेटा प्रैक्टिकल की बात है, तो आप लोगों ने 8 प्रैक्टिकल्स पहले परफॉर्म किए हैं। और अभी इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल्स जो हैं, जो भी हमारे अभी तक वीक्स हुए हैं, 3 वीक्स हमारे पास हो गए हैं, 3 प्रैक्टिकल्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और उनको आप लोगों ने देख के, साथ में नीचे इंस्ट्रक्शन भी लिख दूँगा। तो आप लोगों ने करना ये है कि प्रैक्टिकल जो है वो आपके पास आ जाएगा, आपने उसका रिसर्च आर्टिकल फाइंड करना है और उसकी समरी एक बना के तो आपने अपना प्रैक्टिकल जो है वो लिखना है उसके अंदर से। और हर स्टूडेंट जो है ये काम इंडिविजुअली करेगा, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो हमें कि जी कॉपी पेस्ट वाला इशू ना हो। प्लस इंशाल्लाह लास्ट वीक के अंदर आप लोगों को एक अदद असाइनमेंट भी दी जाएगी। उसमें एक चैप्टर हमारा है छोटा सा, जिसमें हमने इक्विपमेंट्स हमने सिर्फ करने कुछ डोजेज फॉर्म्स के, वो आप लोगों ने आमतौर पे पढ़े हुए हैं, सिर्फ वो एक रिकॉल है। तो वो इंडिविजुअली वो भी एक डॉक्यूमेंट बना कर तो मैं अपलोड कर दूँगा उसमें। तो स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअल बेसिस पे वो भी असाइनमेंट जो है वो बना के तो मुझे सबमिट करनी होगी ग्रुप के अंदर ही नाम के साथ, ठीक है जी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। 38 स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो इंशाल्लाह जैसे ही 50% होते हैं तो हम इसको शुरू करते हैं। ले जी 43 हो गए हैं जी, हम लोग इसको शुरू करते हैं। हमने कल जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो हम लोग कर रहे थे और पेरेंटल्स के लिए, और मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ जो हैं वहाँ पे डिस्कस की थी। असल कह रहे हैं जी लैब ऐसे ना करवाएं। बेटा लैब ऐसे नहीं करवा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ 7-8 लैब्स तो परफॉर्म की हुई हैं, वो तो आप एज आपने राइट अप भी की हुई हैं, ठीक है। तो ये बाकी लैब्स जो हैं ये आपकी ऐसे ही आप लिख लेंगे अपनी कॉपी के अंदर, और जब हम वापस आएंगे इंशाल्लाह तो विल सी, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसमें से कुछ परफॉर्म कर लेंगे। और जो आप परफॉर्म करेंगे वही आपका एग्ज़ाम का पार्ट होंगी, ठीक है। जो परफॉर्म नहीं करेंगे एग्ज़ाम का पार्ट नहीं होगी, लेकिन हमें कॉपी कंप्लीट करनी है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि कॉपी कंप्लीट हो जाए पहले, ताकि हम एक दिन में 2-2 3-3 प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकें, कॉपी लिखने की हमें इशू ना हो। तो ये हम इंशाल्लाह इस तरह प्लान कर रहे हैं कुछ, ठीक है जी। सो डोंट पैनिक अबाउट दैट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो हम लोग इस वक्त कर रहे हैं ये है, ठीक है जी। सो मैंने जहाँ पर कल ख़त्म किया था वो फ़्लो प्लान था। फ़्लो प्लान में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो किस वे से मूव करता है, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पर्सनल मूवमेंट जो है वो कैसे होती है, और हमारे पास वो सब सामान जो पैकिंग मटेरियल है वो कहाँ से मूव करता है। तो वो हमारे पास फ़्लो प्लान के अंदर था। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है क्लीन रूम क्लासिफाइड एरिया।
अब क्लीन रूम क्लासिफाइड एरिया जो है ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द एयर जो है या क्लासिफिकेशन ऑफ द रूम जो है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रेड ए से लेके ग्रेड डी तक। और अगर आप रिमिंगटन के अंदर, आप सब पर रिमिंगटन की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, रिमिंगटन के अंदर इस क्लीन रूम के अंदर एक अदद टेबल गिवन है। वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने याद करना है। उस टेबल के अंदर आपके पास यूएसपी स्पेसिफिकेशंस भी हैं और उस टेबल में यूरोपियन क्लासिफिकेशन के स्पेसिफिकेशंस भी हैं। तो वो दोनों स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो आप लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन फॉर द इन्वायरमेंट ऑफ सीरियल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, यूएसपी स्पेसिफिकेशन कंपेयर्ड विद यूरोपियन क्लासिफिकेशन एंड क्लीन रूम डिज़ाइन असाइंड बाय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है। पहली है यूएसपी क्लासिफिकेशन, सेकंड जो है वो है हमारे पास यूरोपियन क्लासिफिकेशन, और थर्ड जो है वो है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियर। ये 3 हैं जिन जो क्लासिफिकेशन वहाँ पे आपको गिवन है। नंबर्स आर बेस्ड ऑन मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल पर स्क्वायर पर क्यूबिक फीट और मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल पर मीटर क्यूब। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग देखते क्या हैं, हम देखते हैं कि जी हमारे पास किसी भी एयर के अंदर एयरबॉर्न पार्टिकल्स कितने हो सकते हैं, कितने हैं। तो यूएसपी कहती है कि जी इन सब जो ग्रेड इनकी लिमिट्स हैं, इन सब स्पेसिफिकेशन की कुछ लिमिट्स हैं। यूएसपी इस लिमिट को एक्सप्लेन करती है नंबर ऑफ मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एयरबॉर्न, मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स पर क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये पर क्यूबिक फीट ऑफ एयर में कितने नंबर ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट एक दी हुई है यूएसपी ने, वो वहाँ पे मेंशन है। आप वहाँ से उसको डिस्कस, आप वहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं। वेयर एज जो हमारे पास जो यूरोपियन क्लासिफिकेशन है इसके अंदर क्या है कि जी मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब, तो वो क्यूबिक फीट में था, ये क्यूबिक मीटर के अंदर है। अच्छा, फिर एक चीज़ और, जो एयरबॉर्न पार्टिकल का साइज यूएसपी बताता है वो बताता है 5 माइक्रोन मीटर का। पार्टिकल्स ऑफ 5 माइक्रोन मीटर मैक्सिमम नंबर बताएगा आपको यूएसपी 5 माइक्रोन मीटर पार्टिकल का एक क्यूबिक फीट ऑफ एयर के अंदर। वेयर एज जो यूरोपियन है वो 0.5 माइक्रोन और इससे बड़े पार्टिकल के बारे में डिस्कस करता है। वो 5 माइक्रोन था यूएसबी का, जो यूरोपियन है वो 0.5 माइक्रोन है और इसका है पर क्यूबिक मीटर के अंदर कितनी हमारे पास है। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बता गया हूँ। जो 0.5 माइक्रोन है वो यूएसपी के अंदर है और जो 5 माइक्रोन है वो यूरोपियन क्लासिफिकेशन के अंदर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले मैं उल्टा बता गया था। जो यूएसपी क्लासिफिकेशन है वो छोटा बताता है, 0.5 माइक्रोन मीटर पर क्यूबिक फीट कितने पार्टिकल्स अलाउड पार्टिकल्स हैं वो उसमें बताता है। वेयर एज जो यूरोपियन क्लासिफिकेशन है वो 5 माइक्रोन मीटर के पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब के अंदर कितने हैं वो बताता है। माजरत मैं आपको उल्टा बता गया था। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस रेंजेस फ्रॉम क्लास डी, इसको क्लास 100 या ग्रेड डी भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो मैंने भी आपको बताया था कि हमारे पास बेसिकली 4 क्लासेस आती हैं। ठीक है, और 4 ही ग्रेड्स आते हैं। अगर आप ग्रेड्स डिस्कस करेंगे तो ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है और ग्रेड डी है। ठीक है, ये 4 ग्रेड्स हैं। इसी के साथ 4 क्लासेस भी आती हैं। ग्रेड ए इज क्लास 100, ग्रेड ए इज क्लास 100, ग्रेड बी इज ऑल्सो क्लास 100। ठीक है, ग्रेड सी इज क्लास 10,000 एंड ग्रेड डी इज क्लास 1 लाख। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ग्रेड ए और क्लास 100 ये एक चीज़ है, ग्रेड बी और क्लास 100 ये दूसरी चीज़ है, ये भी सेम है। ठीक है, ग्रेड सी एंड क्लास 10,000 ये तीसरी क्लासिफिकेशन है और ग्रेड डी और क्लास 1 लाख ये चौथी क्लासिफिकेशन है। तो ये 4 क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। क्लास ए को अचीव करने के लिए हम हमेशा हैपा फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो क्लास ए रूम के अंदर एयर आ रही होगी वो थ्रू एचवैक आ रही होगी और एचवैक के अंदर वो एयर जो है हैपा फिल्टर से गुजर के आएगी
और हैपा फिल्टर जो है वो 0.2 माइक्रोन के पार्टिकल को भी वहाँ से निकाल बाहर करेगा। और हैपा फिल्टर आमतौर पे 99.99% एफिशिएंट होता है इन रिमूविंग पार्टिकल्स लेस ग्रेटर देन 0.3 माइक्रोन मीटर इन द एयर। ठीक है जी। तो ये आपकी जो है क्लीन रूम क्लासिफिकेशन है। इसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल अगर आप देखना चाहें तो रेमिंगटन में चैप्टर के अंदर ये चीज़ गिवन है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मेरा पेज नंबर या तो 814 होगा या 15 होगा, ठीक है, या 16 होगा, 15 या 16 होगा, वहाँ पे ये मेंशन है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूरोपियन क्लासिफिकेशन और क्लीन रूम स्पेसिफिकेशंस एंड द यूएसपी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन रूम स्पेसिफिकेशन? देयर आर 4 बेसिक पॉइंट्स। यूज़ ऑफ ग्रेड ए बी सी डी क्लासिफिकेशन, तो जो यूरोपियन सिस्टम है ये ग्रेड ए बी सी डी को यूज़ करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 100 से डायरेक्ट 10,000 जी बेटा। ए और बी जो है ना बेटा वो 100 है, सी जो है वो 10,000 है, ठीक है। तो ये आप उसमें देख भी सकते हैं। मेरा ख्याल है ये ऐसे ही है। अगर मेरा बी 1000 नहीं है, बी 100 ही। मेरा बुक नहीं बना, मैं आपको देख के बता देता, लेकिन ये वहाँ पे इतना ही मेंशन है जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है। अगर मैं गलत हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। अच्छा, बुक से देख के। सो मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि डिफरेंस जो है बिटवीन यूरोपियन क्लासिफिकेशन और यूएसपी क्लासिफिकेशन, वो डिफरेंस ये है, जो यूरोपियन क्लासिफिकेशन है वो ग्रेड्स यूज़ करती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। वेयर एज जो यूएसपी क्लासिफिकेशन है वो क्लासेस यूज़ करती है, क्लास 100, क्लास 100 फिर क्लास 10,000 और फिर क्लास 1 लाख, ठीक है। जो यूरोपियन क्लासिफिकेशन है वो, हाँ ठीक है अमन, थैंक यू बेटा। जो यूरोपियन क्लासिफिकेशन है वो पर मीटर क्यूब लेती है रादर देन पर क्यूबिक फीट। ये क्यूबिक मीटर लेती है रादर देन क्यूबिक फीट। जो यूरोपियन क्लासिफिकेशन है उसमें हम वॉल्यूम लेते हैं क्यूबिक मीटर में, यूएसपी के अंदर हम लोग एयर का वॉल्यूम लेते हैं इन क्यूबिक फीट। जो तीसरा प्रैक्टिकल डिफरेंस है वो है प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ 5 माइक्रोमीटर रादर देन 0.5 माइक्रोमीटर। सो जो पार्टिकल्स यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं यूरोपियन क्लासिफिकेशन के अंदर वो 5 माइक्रोन मीटर के हैं, और पार्टिकल्स जो हम लोग यूएसपी के अंदर मेजर करते हैं वो 0.5 माइक्रोन मीटर के हैं। तो वो छोटे पार्टिकल को मेजर करता है एज कम्पेयर टू द यूरोपियन क्लासिफिकेशन। डिफरेंट एरिया क्लीनिंग डायनेमिकली एंड एट रेस्ट। यूरोपियन क्लासिफिकेशन जो है वो जब आपके रूम के अंदर काम नहीं हो रहा होता तो रूम में एयरबॉर्न पार्टिकल्स को अलग एक्सप्लेन करती है, और जब रूम के अंदर काम हो रहा होता है, मशीन चल रही होती है, पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। जब भी कोई मशीन चलती है, कोई काम होता है तो पार्टिकल्स उड़ते हैं, हमें नज़र नहीं आता बिकॉज नेकेड आई से वो क्लियर नहीं होते, इतने छोटे होते हैं। तो जो जब वर्किंग हो रही होती है उसको अलग क्लासीफाई करती है, उसके लिए क्लासिफिकेशन अलग करती है, और एट रेस्ट के लिए क्लासिफिकेशन अलग करती है, जबकि यूएसपी के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस था एयर रूम क्लासिफिकेशन के अंदर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो मैं फिर से आपके लिए रिपीट करता हूँ। देखिए बेटा, हमारे पास 3 किस्म की क्लासिफिकेशंस हैं गिवन। जनरली हम लोग 2 को यूज़ करते हैं। यूएसपी क्लासिफिकेशन है क्लीन रूम एरिया की, और यूरोपियन क्लासिफिकेशन है फॉर क्लीन रूम स्पेसिफिकेशन, और तीसरी है वो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल इंजीनियर की क्लासिफिकेशन है। ये तीनों क्लासिफिकेशन बुक में गिवन है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, वहाँ से आप इनको आपने वर्ड टू वर्ड इसको याद कर लेना है। अब बेसिक डिफरेंस जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ वो यूएसपी का और यूरोपियन जो क्लासिफिकेशन उसको डिस्कस करूँगा। जो यूरोपियन क्लासिफिकेशन है वो ग्रेड्स को यूज़ करती है, ग्रेड ए बी सी एंड डी। वेयर एज जो हमारे पास यूएसपी क्लासिफिकेशन है वो क्लासेस को यूज़ करती है। क्लास ए, ग्रेड ए जो है वो बेसिकली क्लास 100 है, ग्रेड बी जो है वो भी क्लास 100 है, ग्रेड सी जो है वो क्लास 10,000 है, और ग्रेड डी जो है वो क्लास 1 लाख है, ठीक है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है कि आपकी जो यूरोपियन क्लासिफिकेशन है वो क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम लेती है एयर का, वेयर एज यूएसपी जो है वो क्यूबिक फीट में वॉल्यूम लेती है एयर का। तीसरी जो मेजर क्लासिफिकेशन है जो यूरोपियन यूनियन है वो 5 माइक्रोन मीटर के पार्टिकल को नोट करती है, और जो यूएसपी क्लासिफिकेशन है वो 0.5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स को नोट करती है। और लास्ट डिफरेंस जो है कि एट रेस्ट और एट वर्किंग ये सेपरेट रीडिंग आती है यूरोपियन क्लासिफिकेशन के अंदर, वेयर एज फॉर द केस ऑफ यूएसपी ये सेम रीडिंग आती है, ये फ़र्क रीडिंग वो नहीं देता, वो एक रीडिंग देता दोनों के लिए, चाहे एट रेस्ट हो या एट वर्किंग हो, वो एक ही रीडिंग आपको देता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एयर क्लीनिंग का। एयर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जब तक आपकी एयर क्लीन नहीं होगी, स्टीराइल नहीं होगी, आपका रूम क्लीन नहीं होगा, आपका रूम स्टीराइल जो है वो नहीं होगा। तो एयर जो है उसके पास ग्रेटर पोटेंशियल है आपके रूम को ख़राब करने के लिए, नॉन स्टीराइल करने के लिए। तो इसके लिए स्पेशल अटेंशन दी जाती है। एच वैक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास जो सीरीज़ ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं जिसको आप जिसे मैंने भी आपको बताया कि हैपा फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर एयर को क्लीन करने के लिए। तो जो सीरीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है एयर को क्लीन करने के लिए एच वैक के अंदर, उसका लास्ट पार्ट हैपा फिल्टर है। उससे पहले 2-3 स्टेप्स और भी हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आप प्री फिल्टर यूज़ करते हो। एयर जो है वो बाहर से जो कॉमन एयर है, एटमॉस्फेयर की एयर है, उसको सक किया जाता है। सक करने के बाद उसको प्री फिल्टर्स में से, एच वैक के अंदर प्री फिल्टर्स लगे होते हैं, उन प्री फिल्टर्स में से उनको गुजारा जाता है। ये प्री फिल्टर्स जो हैं ये आमतौर पे ग्लास वूल के या क्लॉथ के या प्लास्टिक, श्रेडेड प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इनका मकसद ये होता है कि ये एयर के अंदर जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करे। कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई फाइबर उड़ के आ गया है, कोई और पार्टिकल आ गया जो नेकेड आई से आपको नज़र भी आ रहा है, या टू सम एक्सटेंट नज़र नहीं भी आ रहा, तो बड़े साइज का पार्टिकल है, 0.5 से बड़ा है, तो इन दैट केस वो यहाँ पे प्री फिल्टर में रिमूव हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 जो इसके अंदर होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है ये चार्जेस इंड्यूस करता है एयर के अंदर, और जो चार्ज एयर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स जो प्री फिल्टर से गुजर गए थे क्योंकि वो छोटे थे, अब यहाँ पे और वो चार्ज हैं, अब जैसे ही वो इसके अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस डेवलप करेगा और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो थ्रू अट्रैक्शन ये चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करता है। फिर हमारे पास थर्ड फेज आता है जो हैपा फिल्टर कहलाता है, और इसके अंदर हम लोग फिर अपनी एयर को हैपा फिल्टर के अंदर से गुजारते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि हैपा फिल्टर जो है 0.3 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल्स को 99.99% एफिशिएंसी से उसको रिमूव करता है, और उस रिमूवल की वजह से फिर आपकी एयर जो है वो क्लीन हो जाती है, स्टीराइल हो जाती है। इसी के अंदर एक और टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, लैमिनार फ्लो इनक्लोजर। अब लैमिनार फ्लो इनक्लोजर या लैमिनार फ्लो हुड जो है ये आप लोगों ने अपनी माइक्रो की लैब में देखा हुआ था, ठीक है। और आपको पता है कि ये क्या काम करता है कि इसके अंदर आप एक छोटा सा, किसी एक बड़े रूम के अंदर जब आप यहाँ पर लैमिनार फ्लो इनक्लोजर लगाते हैं, आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप एक छोटा सा एरिया जो है, जो लैमिनार फ्लो हुड का अंदर वाला एरिया होता है, आप उसको स्टीराइल करते हैं। इसके अंदर भी हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं। ये उसी रूम की एयर जो है उसको सक करता है, और हैपा फिल्टर, यही तीनों मैकेनिज्म जो एचवैक में भी आपने पढ़े हैं वही मैकेनिज्म इसके अंदर भी होते हैं, और वो एयर हैपा फिल्टर के अंदर से गुजर के आप तक पहुंचती है। जब वो आप तक पहुंचती है तो आपने देखा होगा कि एयर जो है, जिस जगह पे आप काम करते हैं उसके आगे शीशे का लिड लगा होता है, ठीक है। वो शीशे का लिड इसलिए लगा होता है थोड़ा सा कि नीचे से आप खोल के काम कर सकते हैं, कि अंदर जो उस कैबिनेट का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, और अंदर एयर कौन सी है, एयर स्टीराइल है। तो जब प्रेशर ज़्यादा है, अगर आप थोड़ा सा उसको ओपन भी करते हैं तो बाहर से एयर अंदर नहीं जा सकती, बिकॉज अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। तो अंदर का प्रेशर मेंटेन करने के लिए बाहर की तरफ एक ग्लास लिड लगाया जाता है, ताकि अंदर प्रेशर मेंटेन रहे, और जो जहाँ से आप थोड़ा सा लिड को ओपन करके अपने हाथ अंदर डाल के काम करते हैं, वो जगह वहाँ से बजाय कि एयर अंदर जाने के रूम से, वो लैमिनार फ्लो हुड से बाहर की तरफ आती है। सो वो स्टीराइल एयर बाहर आती है, इसलिए वो एरिया स्टीराइल ही रहता है। आमतौर पे इसके अंदर दो किस्म के लैमिनर फ्लो हुड अवेलेबल हैं। हॉरिजॉन्टल लैमिनर फ्लो हुड अवेलेबल हैं, और वर्टिकल लैमिनर फ्लो हुड जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। ये एक बेंच टाइप लैमिनर फ्लो हुड भी हो सकता है, या पूरा रूम को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज लैमिनर फ्लो हुड। तो इंडस्ट्री के अंदर जो फिलिंग एरिया होता है, जो कंपाउंडिंग एरिया होता है, जितना भी स्टीराइल सेक्शन होते हैं, वो सारे के सारे स्टीराइल एरियाज या सेक्शंस जो हैं वो लैमिनर फ्लो हुड में कन्वर्ट किए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रूम। अच्छा जी, क्वेश्चन आए हैं जी। अहमद, हैपा फिल्टर 0.22 का नहीं होता सर? बेटा 0.22 माइक्रॉन का तो वो होता है। 0.22 माइक्रॉन, हम जो इसको एक एफिशिएंसी की जब बात करते हैं तो 0.3 माइक्रॉन से जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करेगा, ठीक है। जो इस केस में आप ये कह सकते हो कि जी 0.22 माइक्रॉन इसका पोर साइज है, तो इससे बड़ा जो पार्टिकल होगा वो इसमें से क्रॉस नहीं करेगा। तो इसको सेफ साइड पर रखने के लिए यूएसपी ने क्लासीफाई किया है कि हर वो फिल्टर जो 0.3
माइक्रोन मीटर के पार्टिकल्स 99.99% एफिशिएंसी से रिमूव करे वो हैपा फिल्टर कहलाएगा। ठीक है जी। तो रुखसार हाँ जी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो इसके अंदर आते हैं। जो वर्टिकल लैमिनार फ्लो हुड है, ठीक है, इसके अंदर एयर जो है वो ऊपर से नीचे आती है, मीन्स ये छत पे लगा होगा और नीचे की तरफ एयर फेंकेगा, नीचे वर्किंग हो रही है। आपकी जो फिलिंग लाइंस होती हैं, आपने अपनी फिलिंग मशीन देखी है, एम्प्यूल फिलिंग मशीन देखी है, ये एम्प्यूल फिलिंग मशीन जो है लाइन में ये बड़े साइज़ की लगाई होती है और इसके ऊपर ऐसे ही एक लैमिनार फ्लो हुड लगा होता है जहाँ से एयर आती है और दोनों तरफ कर्टन्स होते हैं। सो सेंटर में आपका, इस एग्जांपल ये आपकी लाइन है जिसके ऊपर आपकी फिलिंग हो रही है, इधर ऊपर इसके ऊपर लैमिनार फ्लो हुड, ये हैपा फिल्टर लगा होगा, लैमिनार फ्लो हुड लगा होगा, ठीक है, और इसके पीछे इसके आगे वाली साइड पे भी कर्टन होगा प्लास्टिक का और इसके पीछे वाली साइड में भी प्लास्टिक का कर्टन होगा। तो ये अंदर एक एटमॉस्फेयर बन जाएगा। दो वो जो रूम है वो पहले ही क्लास ए के अंदर है, वो पहले ही स्टीराइल है, लेकिन उस स्टीराइल रूम के अंदर फर्दर उसको और ज़्यादा स्टीराइल करने के लिए आप मशीन के ऊपर भी ये लैमिनार फ्लो हुड लगाते हो। ठीक है जी। द एरिया आउटसाइड में बी कंटेन्ड एट स्लाइटली लोअर लेवल ऑफ क्लीनलीनेस परहैप्स 10,000 और 1000, लेकिन इस केस में क्लास 1000 या क्लास 100 ही हम लोग बाहर बी क्लास ए ही रखते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये था जी आपका लैमिनार फ्लो इनक्लोजर। अच्छा, वर्टिकल फ्लो, अच्छा इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो इशू आता है। जो वर्टिकल फ्लो है हमारे पास लैमिनार फ्लो हुड का, इसमें चांसेस ये होते हैं कि जब मशीन चल रही है तो फीलिंग हो रही है, पार्टिकल ऊपर की तरफ उड़ेगा। अब जब पार्टिकल ऊपर की तरफ उड़ेगा तो ऊपर से तो हवा आ रही है, तो वो उड़ के वापस नीचे आएगा, तो देयर आर चांसेस कि पार्टिकल जो एयरबॉर्न पार्टिकल है वो एम्प्यूल के अंदर चला जाए ड्यूरिंग फिलिंग। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। वेयर एज जो हॉरिजॉन्टल फ्लो है, इसमें जैसे मैं यूं खड़ा हूं तो अगर एयर टूवर्ड्स मी आ रही है, मैं ऐसे काम कर रहा हूं लैमिनार फ्लो हुड के अंदर, ठीक है, तो एयर टूवर्ड्स मेरी तरफ आ रही है, तो इस केस में जब एयर मेरी तरफ आएगी तो जो भी मैं काम करूं, जो पार्टिकल उड़ेगा वो मेरी तरफ आएगा। तो देयर आर चांसेस जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है इसमें कि आपका ऑपरेटर जो है उसकी फेस पे पार्टिकल गिर सकते हैं, उसका फेस कंटेमिनेशन जो है वो हो सकती है, इसलिए ऑपरेटर डेंजर का इशू है यहाँ पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के अंदर, वर्टिकल के अंदर पार्टिकल जो है वो जा सकता है वापस आपके एम्प्यूल के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इसके अंदर वर्किंग, एनी रिवर्स एयर पार्टिकल रिमूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी देन द हैपा फिल्टर एयर फ्लो। वो जो मैंने आपको बताया ये वर्किंग के अंदर वही आता है कि एयर स्ट्रीम के अंदर आपने कोई लीक्स तो नहीं है वो चेक कर लेने हैं, हैपा फिल्टर में कोई लीक्स तो नहीं है वो चेक कर लेने हैं। जब मैंने आपको 7th सेमेस्टर में फिल्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वजह से एफिशिएंसी ऑफ द फिल्टर पहले से ज़्यादा हो गई है तो ये खुशी की बात नहीं है, बल्कि आपका फ़िल्टर जो है उसका पोर साइज़ बड़ा हो गया। असल में ये कोई खुशी की बात नहीं होती। ये हम जब सेम प्रेशर पे एफिशिएंसी बढ़ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि आपका फ़िल्टर पुराना हो गया, अब उसका पोर साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है, तो इसलिए ज़्यादा पार्टिकल्स उसके अंदर से क्रॉस कर रहे हैं थोड़े टाइम, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है या लिक्विड जो है उसमें से क्रॉस कर रहा है थोड़े टाइम के अंदर। सो ये आपने साथ साथ इसको चेक करना होता है। ट्रेडिशनली जो क्लीन रूम डिज़ाइन है वो क्लास 100 रूम के एडजेसेंट जो रूम्स होते हैं वो क्लास 1 लाख रूम होते हैं। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इसने ग्रेट कंसर्न शो किया है इसके ऊपर। अच्छा, यानी कि बैक्टीरियल कल्चर से हमें नुकसान हो सकता है हॉरिजॉन्टल फ्लो में? बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप लैमिनार फ्लो हुड में काम करते हैं ना, तो बेसिकली आप जो उसके आगे लिड लगा होता है ना शीशे का, वो बिल्कुल नीचे होता है, वो आपके फेस के आगे होता है लिड, और आप नीचे काम कर रहे होते हैं। जहाँ से आप काम हाथ अंदर करते हो ना वो जगह ओपन होती है और वो नीचे होती है, तो कभी भी नीचे होके हाथ के लेवल पे काम ना करें, वो कंटेमिनेट करेगा आपको। ट्रेडिशनली ये था कि जब हम लोग स्टीराइल रूम की बात करते थे तो कहा यह जाता था कि जी जिस रूम में आपने प्रेपरेशन बनानी है और फिल करनी है वो क्लास 100 हो, इसके इर्द गिर्द के कमरे क्लास डी, ग्रेड डी के या क्लास 1 लाख के हो सकते हैं। लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस पर कंसर्न रेज किया और ये कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। प्रेफरेबली ये है कि क्लास 100 को फॉलो करे क्लास 1000, उसको फॉलो करे क्लास 10,000, और लास्ट में फिर आपकी आए क्लास, वही आपका जो पहले क्लास ए हो उसको फॉलो करे क्लास बी कवर करे, फिर उसको क्लास सी करे और फिर डी आए, क्लास ए के बाद फ़ौरन क्लास डी ना आए। ठीक है, ये रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं इसके अंदर।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मटेरियल सपोर्ट एरिया है। इसी के अंदर मटेरियल सपोर्ट एरिया जो है सर, एक ग्लव्स वाला भी होता है, वो बिल्कुल बंद होता है, हाँ जी वो भी होता है बिल्कुल, उसके अंदर आप ग्लव्स बने होते हैं, आप हाथ ग्लव्स के अंदर डालते हैं एग्जैक्टली, वो भी स्टीराइल होता है और वो इन सबसे बेहतर होता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो मटेरियल सपोर्ट एरिया, अगर आपको याद हो फ्लो प्लान के अंदर मैंने आपको एक रूम डिस्कस किया था जो था मटेरियल फ्लो एरिया। ये मटेरियल फ्लो एरिया जो है हाँ जी पैथोजन काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। मटेरियल सपोर्ट एरिया जो है ये वो एरिया होता है जो मटेरियल आपका यूज़ होना है ड्यूरिंग योर प्रोडक्शन, उसको इस मटेरियल सपोर्ट एरिया के अंदर आप रखते हैं। तो मटेरियल सपोर्ट एरिया जो है वो विदस्टैंड करे हाई मॉइस्चर को। इसकी हम स्पेसिफिकेशंस पढ़ रहे हैं कि मटेरियल सपोर्ट एरिया की स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। ये रूम जो है ये मॉइस्चर को विदस्टैंड करे, मॉइस्चर से इसको ख़राब नहीं होना चाहिए, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इन शॉर्ट। इट कैन बी क्लास 1 लाख, ठीक है, ये ग्रेड डी का हो सकता है। इन परवियस टू मॉइस्चर हो, फ्लोर्स रूम्स रूफ ख़राब ना हो। विनाइल और एपॉक्सी सीलिंग कोट होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था ना कि वॉल्स पे और ज़मीन पे और छत पे हम लोग कोट करते हैं पेंट का ताकि पोर्स ना आए, वो विनाइल या एपॉक्सी रेजिन पेंट होता है और उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें पोर्स नहीं होते और वहाँ पे कॉलोनीज डेवलप नहीं हो सकती, ठीक है। तो मटेरियल सपोर्ट एरिया में क्योंकि आपका मटेरियल ओपन नहीं होता यहाँ पे, तो ये क्लास डी हो सकती है। कंपाउंडिंग एरिया जो है इट शुड एसेंशियली बी एसेप्टिक, ठीक है। फार्मूला इज कंपाउंडेड, नॉट एसेंशियल दैट द एरिया इज एसेप्टिक, कंट्रोल मैकेनिज्म पार्टिकल शुड बी मोर स्ट्रिंजेंट देन मटेरियल सपोर्ट एरिया। रेगुलेशन के अंदर ये कहते हैं कि जी जहाँ पे आपने कंपाउंडिंग करनी है उसको स्टीराइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ना भी स्टीराइल तो इट्स ओके, सिर्फ ये है कि पैथोजन कंट्रोल कर लें उसको, माइक्रोनिज्म को कंट्रोल कर लें, और ये कंट्रोल जो है ये मटेरियल सपोर्ट एरिया से बेहतर होना चाहिए ये। लेकिन हमारे यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं वो कंपाउंडिंग एरिया को भी क्लास ए रखती हैं ताकि किसी किस्म का कोई इशू रहे ही ना। यहाँ पे वो क्यों ये कह रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रेपरेशन ऐसी हैं जो बनने के बाद फ़िल्टर होती हैं और फिल्टर वो 0.2 माइक्रोन का होता है, बैक्टीरिया पास नहीं करता। और बहुत सारी प्रेपरेशन जो है वो जब फील हो जाती हैं तो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन की तरफ जाती हैं, तो उनका मेथड इतना स्ट्रिंजेंट होता है कि अगर कंपाउंडिंग के अंदर कोई पार्टिकल बीच में आ भी गया है तो फिलिंग तक नहीं पहुंचता वो। लेकिन हमारे यहाँ पे सेफर साइड पे जाने के लिए वो पहले ही ये करते हैं, कंपाउंडिंग एरिया को भी स्टीराइल बना देते हैं क्लास ए में ताकि ये इशू आए ही ना कल को, ठीक है जी। जो फिलिंग एरिया है वो प्रेफरेबली हमारे पास एसेप्टिक होता है, तो एसेप्टिक एरियाज जितने भी हैं वो इसके बाद आएंगे, वो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के पास तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ बेटा, अटेंडेंस जो है वो 54, अभी 53-54 स्टूडेंट्स हैं, ये थोड़ी है। आप लोगों की क्वांटिटी 84-85 के करीब है। तो देखें, अगर स्टार्ट में 80 बच्चे ज्वाइन करते हैं और आस्ते आस्ते चले जाते हैं तो इसका ये मतलब तो हो गया जी मेरी अटेंडेंस लगी है मैं अब निकल जाऊँ, लेकिन मुझे पता लगता रहता है यहाँ से कि किसने छोड़ा है, कौन लीव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए काइंडली मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स को आगे बताएं जो यहाँ पे हैं वो जब आए तो जाया ना करे, ये लेक्चर आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपको ही फ़ायदा होने वाला है। सो काइंडली इसको सीरियसली लें, और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।